हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कूलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर में हम गेट लाइफ साइंस 2018 के जो हमारा बायोकेमिस्ट्री सेक्शन है उसको हम यहाँ पे आज के लेक्चर में डिस्कस करके चलेंगे। जो इसका बॉटनी का सेक्शन है वो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है, तो अगर आपको बॉटनी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप वहाँ से उस लेक्चर के थ्रू अपने डाउट को वहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। तो इसका हमारा यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री सेक्शन का फर्स्ट क्वेश्चन है, टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ एंजाइम डज काइमोट्रिप्सिन बिलोंग। जो हमारा काइमोट्रिप्सिन है वो हमें बताना है कि जो हमारे एंजाइम की डिफरेंट क्लासेस होती है, जैसे कि हमारी ऑक्साइडोरिडक्टेज होती है, हाइड्रोलाइसिस, ट्रांसफेरेज, आइसोमेरेज, ठीक है। उसके अलावा दो क्लासेस हमारी और भी होती है। तो हमें यहाँ पे बताना है कि जो हमारा काइमोट्रिप्सिन है वो हमारा एंजाइम की किस क्लास से यहाँ पे बिलोंग करता है। अगर हम यहाँ पे बात करें काइमोट्रिप्सिन के लिए तो ये हमारा किसके लिए यूज होता है, जो हमारा पेप्टाइड बॉन्ड होता है उसको ब्रेक करने के लिए, ठीक है। और ये जब ब्रेक करता है तो ये क्या करता है, यहाँ पे ये यहाँ पे H2O को कंज्यूम करता है। H2O को कंज्यूम करके ये यहाँ पे क्या करेगा, एक बॉन्ड को यहाँ पे ब्रेक कर देता है। और अगर हम यहाँ पे इनमें से देखते हैं तो जो ऑक्साइडोरिडक्टेज है यहाँ पे हमारा इस तरीके से कोई बॉन्ड की यहाँ पे ब्रेकेज नहीं होती और वाटर का तो यहाँ पे यूज होगा नहीं, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा इसके अंदर। हाइड्रोलाइसिस की अगर हम यहाँ पे बात करें तो जैसे कि यहाँ पे नाम से हमें पता चल रहा है, हाइड्रो यानी कि H2O, और एज जो हाइड्रोलाइसिस अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये हमारा किसके लिए होता है, ब्रेक के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा कि बॉन्ड का ब्रेकेज होगा किसको यूज करके, H2O को कंज्यूम करके। तो इसलिए यही हमारा इसके लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे है ट्रांसफरेज, ये भी हमारा नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर हमारा मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है आइसोमेरेज, तो यहाँ पे तो हमारा क्या होगा, हमारी जो आइसोमेरिक फॉर्म्स है वो हमारी एक दूसरे के अंदर इंटरकन्वर्ट होती है, ठीक है। तो ये भी हमारे यहाँ पे नहीं आएगा। उसके अलावा हमारे जो और जो दूसरी यहाँ पे क्लासेस होते हैं जैसे हाइड्रोलाइसिस हो गई, ठीक है, तो वे हमारे अलग यहाँ पे क्लासेस में रहेंगी। तो इसीलिए अगर हम यहाँ पे काइमोट्रिप्सिन की बात करें तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा बी ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, द सबस्ट्रेट सैचुरेशन प्रोफाइल ऑफ एन एंजाइम दैट फॉलो माइकलिस मेंटन काइनेटिक्स इज डिपिक्ट इन द फिगर। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इन द कंसंट्रेशन रेंज बिटवीन 0.8 टू 1.4 मोलर। अब यहाँ पे हमें किसी पर्टिकुलर एंजाइम की जो उसकी एंजाइम काइनेटिक्स या फिर जो माइकलिस मेंटन काइनेटिक जो प्रोफाइल रहती है वो हमें इस फिगर के अंदर यहाँ पे शो की गई है, इस ग्राफ के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे हमने पूछा क्या गया है, जब हमारे यहाँ पे जो कंसंट्रेशन थी, ठीक है, जो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन थी वो हमारी जब यहाँ पे 0.8 टू 1.4 है, यानी कि 0.8 से लेके 1.4 तक, जो इसकी यहाँ पे ये जो एंजाइम काइनेटिक्स रहा है इसकी, जो यहाँ पे इसने इस रिएक्शन को पर्टिकुलर रिएक्शन को जो यहाँ पे इसको कैटेलाइज किया है, तो इस पर्टिकुलर स्टेज के लिए 0.8 टू 1.4 के लिए, इस पर्टिकुलर स्टेज के लिए हमें यहाँ पे क्या बताना है कि इसका जो यहाँ पे जो हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रहेगा वो क्या आएगा यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर कंडीशन को अगर हम यहाँ पे कंसर्न करके चलते हैं तो इसके अंदर जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो हमारी यहाँ पे सबस्ट्रेट के साथ क्या हुई थी, इनिशियली हमारी रैपिडली यहाँ पे इंक्रीज हुई थी। लेकिन अगर हम यहाँ पे 0.8 से लेके 1.4 तक अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जो हमारी वेलोसिटी है वो हमारी कैसी हो रही है, यहाँ पे कांस्टेंट हो गई है लगभग, ठीक है। ये हमारी कैसी हो गई है, यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है। इसके अंदर हमारा कोई ज्यादा यहाँ पे चेंज हमें देखने को नहीं मिल रहा। और जब हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है या फिर जो वेलोसिटी है उसके अंदर हमारा अगर हम सबस्ट्रेट यहाँ पे ऐड करें, ठीक है, इसका कोई भी वेलोसिटी के ऊपर इफेक्ट ना हो तो उस टाइम पे जो हमारे यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा वो हमारा कौन सा होता है, जीरो, ठीक है। तो यानी कि जो हमारा यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन रहेगा वो हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंफर्मेशन ऑफ ग्लूकोज इज मोर स्टेबल। यहाँ पे हमें अलग अलग कंफर्मेशन ऑप्शन के अंदर दी गई है, उसमें से हमें बताना है कि ग्लूकोज की हमारी कौन सी यहाँ पे कंफर्मेशन सबसे ज्यादा स्टेबल रहती है। तो अगर हम यहाँ पे ग्लूकोज के लिए कंफर्मेशन की अगर हम यहाँ पे बात करें जो कि हमें यहाँ पे ऑप्शन के अंदर मेजरली गिवन है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें दो टाइप की कंफर्मेशन है, एक जैसे हमारे यहाँ पे होती है बोट कंफर्मेशन और एक हमारे यहाँ पे होती है चेयर कंफर्मेशन, ठीक है। तो इन दोनों को अगर हम यहाँ पे कंपेयर करके चले तो जो चेयर कंफर्मेशन होती है वो हमारी मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन होती है, ठीक है, एज कम्पेयर टू बोट कंफर्मेशन। और ये क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा हिंड्रेंस होता है, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड का जो हिंड्रेंस रहेगा वो हमारा यहाँ पे कैसा होगा, लो हिंड्रेंस होगा। और लो हिंड्रेंस होने की वजह से ये कैसा होगा, मोस्ट स्टेबल होगा, ठीक है। तो यानी कि जो हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन होगा वो हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोफाइल रिप्रेजेंट द फेनोमेनन ऑफ कोऑपरेटिविटी। कोऑपरेटिविटी की अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये हमारा क्या होता है कि जैसे कि एक हमारा यहाँ पे ये हमारे कोई एक टेट्रामेरिक स्ट्रक्चर हो गई, ठीक है,
तो इसके अंदर क्या है कि हमारा यहाँ पे कोई पर्टिकुलर एक मॉलिक्यूल आके यहाँ पे हमारा बाइंड हो रहा है, ठीक है। अब क्या है कि इसने यहाँ पे जब बाइंडिंग की, ठीक है, तो इसको यहाँ पे हाई एनर्जी की जरूरत पड़ी थी इसके साथ यहाँ पे बाइंड करने के लिए। लेकिन जब ये दूसरे के साथ यहाँ पे बाइंडिंग कर रहा है, दूसरे सबयूनिट के साथ, ठीक है, तो इसकी जो यहाँ पे बाइंडिंग है वो इजीली हो रही है। वो क्यों हो रही है? क्योंकि जो हमारे यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे इसकी बॉन्डिंग हो चुकी है, ठीक है, ये क्या करेगा, ये इसकी बॉन्डिंग को यहाँ पे इनहेंस करेगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे अगर हम देखें तो ये इसकी यहाँ पे जो एफिनिटी है उसको क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अब नेक्स्ट केस में जब हमारा यहाँ पे आएगा कोई नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट अगर इस पोजीशन पे आएगा तो इसकी जो यहाँ पे एफिनिटी होगी वो क्या होगी, वो हमारी इससे भी हाई होगी। और अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो इसकी जो यहाँ पे एफिनिटी होगी वो हमारी सबसे हाईएस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो हमारी कैसी होती है, पॉजिटिव कोऑपरेटिविटी। इसके अलावा इसके अपोजिट हमारे यहाँ पे नेगेटिव कोऑपरेटिविटी भी हो सकती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमारा कोई ऑलरेडी यहाँ पे लिगेंड आके बाइंड कर चुका है, नेक्स्ट जब यहाँ पे हमारा कोई दूसरा लिगेंड आ रहा है तो ये क्या कर रहा है, इसको यहाँ पे इनहिबिट कर रहा है, इसको यहाँ पे नहीं आने दे रहा। तो जो इसकी यहाँ पे आने की या इसके साथ जो बाइंड करने की जो इसकी यहाँ पे एबिलिटी होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पे कम हो जाएगी, रिड्यूस होगी। जब दोनों यहाँ पे हो जाएंगे तो थर्ड पे आने की और भी कम होगी यहाँ पे एबिलिटी, और इसके साथ बाइंड करने की जो एफिशिएंसी रहेगी वो हमारी और भी कम हो जाएगी। तो ये हमारी क्या होती है, नेगेटिव कोऑपरेटिविटी, ठीक है। तो मेजरली हमारे यहाँ पे दो टाइप की कोऑपरेटिविटी रहती है। अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस में देखिए, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या बताना है, प्रोफाइल रिप्रेजेंट द फेनोमेनन ऑफ कोऑपरेटिविटी। हमें यहाँ पे पॉजिटिव या फिर नेगेटिव कोई कोऑपरेटिविटी हमें यहाँ पे गिवन नहीं है। नेगेटिव में क्या होगा कि जो इसकी एफिनिटी होगी वो हमारी कम होती जाएगी। लेकिन अगर हम यहाँ पे ग्राफ्स को देखते हैं तो किसी भी ग्राफ के अंदर हमारी एफिनिटी यहाँ पे डिक्रीज नहीं हो रही, ठीक है। तो यानी कि नेगेटिव तो हम यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे, हम यहाँ पे पॉजिटिव को अगर कंसिडर करके चलते हैं तो हमने क्या बताया कि यहाँ पे जो हमारी एफिनिटी होगी सबस्ट्रेट की, जैसे हमारे यहाँ पे जो कंसंट्रेशन होगी, जब इनिशियली यहाँ पे हमारा सबस्ट्रेट इंक्रीज होगा, ठीक है, तो उसके साथ हमारी जो वेलोसिटी है वो हमारी स्लोली यहाँ पे एक बार तो इंक्रीज होगी, क्योंकि इनिशियली तो यहाँ पे हमारी एफिनिटी ज्यादा नहीं थी। लेकिन जब हमारा यहाँ पे एक कोई बाइंड कर लेगा तो नेक्स्ट में हमारी जो एफिशिएंसी होगी, जो वेलोसिटी होगी, वो हमारी क्या हो जाएगी, रैपिडली हमारी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट जब आएगा तो और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और जब लास्ट यहाँ पे आएगा तो उस टाइम पे हमारी जो एफिनिटी होगी वो मैक्सिमम हो जाएगी, और ये हमारी क्या हो जाएगी, उस पे जाने के बाद ये हमारे यहाँ पे थोड़ी स्टेबल हो जाएगी। तो इस टाइप का हमारे यहाँ पे कर्व हमें यहाँ पे देखने को मिलना चाहिए, जो कि हमें सी ऑप्शन के अंदर मिल रहा है। तो यही हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड इज रिस्पांसिबल फॉर इंट्रिंसिक फ्लोरोसेंस ऑफ प्रोटीन। अगर हम यहाँ पे इंट्रिंसिक फ्लोरोसेंस की बात करें तो इसके लिए हमारे जो यहाँ पे अमीनो एसिड रिस्पांसिबल रहते हैं वे हमारे कौन से होते हैं, वे हमारे होंगे टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन और फिनाइल एलानाइन, जिसमें से हम यहाँ पे ट्रिप्टोफैन इस ऑप्शन के अंदर में जो टी ऑप्शन है हमें यहाँ पे गिवन है, तो यही हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। कुछ केसेस के अंदर, बहुत ही रेयर केसेस के अंदर हमें हिस्टीडीन भी मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे हमें ट्रिप्टोफैन ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इसीलिए यही हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, द ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ द प्रोटीन अकर इन। जो हमारी ग्लाइकोसाइलेशन प्रोसेस है वो हमारी किस पर्टिकुलर सेल ऑर्गेनेल के अंदर होगी। तो अगर हम यहाँ पे बात करें ग्लाइकोसाइलेशन के लिए, तो ग्लाइकोसाइलेशन हमारा दो टाइप से हो सकता है। एक हमारा होता है एल लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन, ठीक है, और एक हमारा यहाँ पे होता है ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन, ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन, ठीक है। तो जो एल लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन होता है ये हमारा कहाँ पे होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, ठीक है, ईआर के अंदर हमारा ये होगा। और जो हमारा यहाँ पे ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन होता है ये हमारा कहाँ पे हमें देखने को मिलता है, गोल्गी बॉडीज के अंदर, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस में देखिए तो हमें यहाँ पे ग्लाइसोक्सिसोम दिया गया है, तो ये तो हमारा इनकरेक्ट, लाइसोसोम ये भी इनकरेक्ट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये भी इनकरेक्ट। यहाँ पे हमें गोल्गी अपैरेटस दिया है, और यहाँ पे हमें पर्टिकुलर ये भी नहीं पूछा हुआ कि हमें एल लिंक्ड बनाना है या फिर ओ लिंक्ड बनाना है, ठीक है। तो इसीलिए हमारा यहाँ पे गोल्गी अपैरेटस हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा, क्योंकि ओ लिंक्ड जो ग्लाइकोसाइलेशन है वो हमारी गोल्गी अपैरेटस या फिर गोल्गी बॉडीज के अंदर हमारी होती है, ठीक है। तो यानी कि जो सी ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, which one of the following property of myeloma cells is used in hybridoma technology to generate monoclonal antibody। जब हमारे यहाँ पे मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को यहाँ पे जब इसकी फॉर्मेशन करते हैं तो उस टाइम पे जो हमारे यहाँ पे माइलोमा सेल्स होता है, ठीक है, उसको हम किसके लिए यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हाइब्रिडोमा की फॉर्मेशन के लिए, ठीक है, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी के अंदर। तो इनकी किस प्रॉपर्टी की वजह से इनको हम यहाँ पे मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के अंदर यूज कर रहे हैं। तो इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है कि जो हमारा माइलोमा सेल्स होते हैं उनके अंदर जो HGPRT जो इसकी यहाँ पे एक्टिविटी होती है वो यहाँ पे कैसी होती है, एब्सेंट होगी,
ठीक है। HCPRT का मतलब क्या होता है? हाइपोएक्सेंथिन ग्वानिन फोस्फोराइबोसाइल ट्रांसफेरेज, ठीक है, HGPRNT, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाता है? HGPRT। तो ये जो हमारे यहाँ पे HGPRT जो इसकी एबिलिटी रहती है, फिर जो यहाँ पे एंजाइम एक्टिविटी होगी, वो हमारी माइलोमा सेल्स के अंदर क्या होती है? एब्सेंट होती है। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस में देखिए तो लैक ऑफ थायमिडाइलेटेज सिंथेज, तो ये तो हमारा यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। ओवर एक्सप्रेशन ऑफ हाइपोएक्सेंथिन ग्वानिन फोस्फोराइबोसाइल ट्रांसफेरेज, ये ओवर एक्सप्रेशन नहीं होगी, ये हमारी यहाँ पे एबिलिटी लैकिंग होगी इसकी। ओवर एक्सप्रेशन ऑफ आइनोसिन 5 मोनोफॉस्फेट साइक्लोहाइड्रोटेज हाइड्रोलेज, तो ये भी हमारी इनकरेक्ट। लास्ट ऑप्शन हमारे यहाँ पे है लैक ऑफ हाइपोएक्सेंथिन ग्वानिन फोस्फोराइबोसाइल ट्रांसफेरेज, तो ये हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है द मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन थ्रू F0 F1 या फिर F0 F1 ATPase ड्यूरिंग माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन इज रिक्वायर्ड फॉर। इन्होंने यहाँ पे बोला है कि जो हमारे यहाँ पे मूवमेंट होती है प्रोटॉन की, किसके थ्रू? F0 F1 ATPase के थ्रू। किस टाइम पे? माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन के टाइम पे। तो जो हमारी माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन के टाइम पे जो हमारी F0 या फिर F0 F1 ATPase की जो हमारी यहाँ पे मूवमेंट होगी, जिसके अंदर हमारा जो प्रोटॉन है उसकी भी हमारे यहाँ पे मूवमेंट होती है, वो हमारी किसके लिए इंपॉर्टेंट होती है? वो हमारी होती है एटीपी की सिंथेसिस के लिए, ठीक है। जब यहाँ पे हमारा प्रोटॉन की मूवमेंट होगी इस पर्टिकुलर एटीपीएज के थ्रू, तो तब क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन के अंदर हमारे यहाँ पे एटीपी की फॉर्मेशन होगी। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारे यहाँ पे अल्फा सब यूनिट है, ये हमारे यहाँ पे सॉरी ये हमारे यहाँ पे F0 हो गया, ये हमारे यहाँ पे F1 हो गया, और F1 के अंदर हमारे यहाँ पे डिफरेंट अल्फा बीटा हमारे यहाँ पे इस टाइप की स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, ठीक है, जो कि एक हेक्सामेरिक स्ट्रक्चर होगी यहाँ पे अल्फा बीटा की, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है कि जब हमारा यहाँ पे प्रोटॉन मूवमेंट करेगा, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या होता है? एटीपी की फॉर्मेशन होगी। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस में देखें द इंक्रीज इन द पीएच ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, तो ये हमारा यहाँ पे इनकरेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर हम पीएच की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? जैसे कि ये हमारे यहाँ पे ये वाले जो साइड है ना, यहाँ पे ये हमारा यहाँ पे है इंटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इंटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है। यानी कि जो हमारे यहाँ पे दोनों मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, इनके बीच का जो हमारे यहाँ पे स्पेस रहता है, यहाँ से हमारा क्या होगा कि जो प्रोटॉन है इसकी कंसंट्रेशन हमारी यहाँ पे हाई हो जाती है, जिसकी वजह से ये प्रोटॉन हमारे कहाँ पे जाएंगे? ये हमारे जाते हैं जो हमारे यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स होगा उसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे जब हमारे प्रोटॉन की कंसंट्रेशन जब हमारे यहाँ पे इंक्रीज होगी, ठीक है, तो जो पीएच है उसकी कंसंट्रेशन, वो पीएच हमारा यहाँ पे क्या होगा? डिक्रीज होगा। यहाँ पे इन्होंने इंक्रीज बोला है, तो ये तो हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे है चेंजिंग इन द कंफर्मेशन ऑफ F0 F1 ATPase टू एक्सपेल द ATP, तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारी ATP की फॉर्मेशन होती है। और ये कब होती है? जब हमारे यहाँ पे F0 या फिर F0 F1 ATPase की जो कंफर्मेशन होती है उसके अंदर हमारा चेंजेस आते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमारे कंटिन्यू कंफर्मेशन चेंज हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जिससे कि हमारे यहाँ पे क्या होगी? ये इस तरीके से हमारे यहाँ पे साइकिल चलता रहता है। तो यहाँ से हमारा क्या होगा कि यहाँ पे हमारा जब प्रोटॉन ट्रांसफर होगा तो उस टाइम पे हमारे यहाँ पे एटीपी की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है ऑप्शन, ये हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे ऑप्शन है इंपोर्टिंग फोस्फो या फिर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट फ्रॉम इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, तो ये भी हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट होगा, इसका हमारे यहाँ पे कोई इंपोर्ट नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है डिक्रीज द एफिनिटी ऑफ एडीपी टू द F0 F1 ATPase, तो ये भी हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारी एफिनिटी इंक्रीज होती है एटीपीज के लिए, ठीक है, ना कि डिक्रीज हमारे यहाँ पे होगी, ठीक है। तभी यहाँ पे जब इसकी एफिनिटी इंक्रीज होगी तभी तो हमारे यहाँ पे एटीपी फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो ये भी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट होगा। ये हमारे यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन रहता है वो हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है द नंबर ऑफ NAD पॉजिटिव NADP पॉजिटिव molecule required for completely oxidize one molecule of glucose to CO2 through pentose phosphate pathway is। जब हमारे यहाँ पे जो पेंटोज फॉस्फेट जब हमारे यहाँ पे पाथवे चलता है, तो उस टाइम पे एक जो हमारे यहाँ पे ग्लूकोज है उसको कंप्लीटली यहाँ पे हमें ऑक्सीडाइज करना है, किसके अंदर? CO2 के अंदर। तो यहाँ पे हमारे कितने NADP पॉजिटिव हमारे यहाँ पे मॉलिक्यूल कंज्यूम होंगे, ये हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर बताना है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे पेंटोज फॉस्फेट पाथवे की अगर हम यहाँ पे बात करें, तो यहाँ पे हमारा क्या होता है कि जो हमारा ग्लूकोज होगा उसको हम सबसे पहले किसके अंदर कन्वर्ट करते हैं? जो हमारे यहाँ पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट होगा उसके अंदर।
और ये हमारे यहाँ पे जब कन्वर्ट होता है तो उस टाइम पे हमारे यहाँ पे एटीपी हमारे कंज्यूम हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हमें बताना किसके लिए था, NADP पॉजिटिव के लिए, तो एटीपी हमारे यहाँ पे कंज्यूम हुआ है, तो ये NADP तो हमारे यहाँ पे अभी तक कंज्यूम नहीं हुआ। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्या होता है कि जब हमारा जो यहाँ पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट होगा, ये हमारे यहाँ पे कन्वर्ट होगा किसके अंदर, 6 फॉस्फोग्लूकोनेट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक NADP हमारे यहाँ पे कंज्यूम हो गया। फर्दर जो हमारे यहाँ पे 6 फॉस्फोग्लूकोनेट होगा, ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, राइबोज 5 फॉस्फेट के अंदर। तो जब हमारा ये राइबोज 5 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट होता है तो एक और हमारे यहाँ पे एटीपी की यहाँ पे सॉरी NADP हमारे यहाँ पे कंज्यूम होगा। तो फर्स्ट ये सेकंड ये, ठीक है। और जब यहाँ पे ये हमारा राइबोज 5 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट होता है तो यहाँ पे हमारा एक CO2 की फॉर्मेशन होती है। लेकिन हमने क्या बताया था कि जो हमारा ग्लूकोज है उसको हमें कंप्लीटली ऑक्सीडाइज करना है CO2 के अंदर, ठीक है। और जब ये हमारा कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होगा तो यहाँ पे हमारी 6 CO2 की फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पे तो हमारा सिर्फ एक ही हुआ अभी तक। अब फर्दर क्या होता है कि जब हमारा ये पेंटोज फॉस्फेट पाथवे के अंदर हमारा जब ये एंट्री करेगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो हमारे यहाँ पे राइबोज 5 फॉस्फेट है ये हमारे यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, राइबोज 5 फॉस्फेट और जाइलुलोज 5 फॉस्फेट के अंदर। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे हमने 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे लिए इसके, ठीक है। जो हमारे 2 ग्लूकोज थे, 2 ग्लूकोज हमारे किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, 2 मॉलिक्यूल ऑफ यहाँ पे हमारे जो 6 ग्लूकोनेट होगा, 2 हमारे राइबोलोज 5 फॉस्फेट, 2 ही हमारे यहाँ पे इसके। इसमें से एक हमारे यहाँ पे किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जो हमारे यहाँ पे राइबोज 5 फॉस्फेट होगा, और एक हमारा जाइलुलोज 5 फॉस्फेट के अंदर। तो ये हमारा 1, ये भी हमारा 1। तो यहाँ पे अगर हम NADP की बात करें तो यहाँ पे हमारे 2 कंज्यूम हो गए थे, यहाँ पे भी हमारे 2 कंज्यूम हो गए। तो टोटल हमारे कितने हो चुके हैं, 4, जब हमने यहाँ पे 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल की बात की है, ठीक है। तो 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल ने अभी तक कितना किया है यहाँ पे, ये हमारे कन्वर्ट किया है 2 CO2 के अंदर। और जब ये 2 CO2 के अंदर हमारे यहाँ पे कन्वर्ट हुए हैं तो यहाँ पे हमारे 4 NADP पॉजिटिव हमारे यहाँ पे कंज्यूम हो चुके हैं। फर्दर क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे राइबोज 5 फॉस्फेट होगा ये हमारे जाइलुलोज 5 फॉस्फेट के साथ यहाँ पे रिएक्ट करके यहाँ पे हमारी फॉर्मेशन करेंगे किसकी, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और सैडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट की। ये फर्दर हमारे यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, और साथ में हमारे यहाँ पे जो हमारे यहाँ से सैडोहेप्टुलोज था ये हमारा किसके अंदर कन्वर्ट हो गया था, इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट के साथ। और ये इसके साथ यहाँ पे रिएक्ट करके किसके साथ, जो हमारा जाइलुलोज 5 फॉस्फेट होगा इसके साथ ये रिएक्ट करके, ठीक है, ये हमारे यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन कर देता है, इरिथ्रोज सॉरी फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। ये हमारे यहाँ से आया था, ठीक है। तो एक तो हमारे यहाँ से ही आ गया और एक हमारे यहाँ से आ जाता है, तो ये भी हमारे 2 मॉलिक्यूल हो गए। ये दोनों मॉलिक्यूल हमारे फिर से यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। जो हमारे फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट है ये हमारे किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर, और एक हमारे यहाँ पे ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट की फॉर्मेशन हो जाती है। लेकिन हमें क्या बताना था कि जो हमारा ग्लूकोज है जब हमारा ये कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होगा, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज का मतलब ये हमारा कंप्लीटली यहाँ पे CO2 के अंदर जब कन्वर्ट हो जाएगा, 6 मॉलिक्यूल इसके प्रोड्यूस कर देगा, तो उस टाइम पे हमारे जो कितने यहाँ पे NADP पॉजिटिव हमारे यहाँ पे कंज्यूम हो गए। तो अगर हमारे यहाँ पे एक हमारा जब CO2 की फॉर्मेशन हो रही है तो उस टाइम पे हमारे यहाँ पे एक जब यहाँ पे CO2 की फॉर्मेशन हुई तो उस टाइम पे 2 NADP पॉजिटिव हमारे यहाँ पे कंज्यूम हुए हैं। तो जब हमारे यहाँ पे 6 CO2 यहाँ पे हमारे प्रोड्यूस होंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 12 NAD पॉजिटिव हमारे यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे। तो यानी कि यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा, सॉरी जो हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा, ऑप्शन तो हमें यहाँ पे गिवन नहीं है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे 12। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, मेजरमेंट ऑफ एब्जॉर्बेंस ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग NaDH इन ए पाथ लेंथ ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूबिक at 340 nanometer shows the value of 0.31. The molar exchange coefficient of NaDH is 6200 molar minus 1 centimeter minus 1. ठीक, the concentration of NaDH in the solution is, यहाँ पे हमें माइक्रोमोल के अंदर NaDH की कंसंट्रेशन हमें यहाँ पे बतानी है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें जो हमारा एब्जॉर्बेंस का फॉर्मूला होता है वो हमारा क्या होता है, मोलर एब्जॉर्प्टिव कंसंट्रेशन और पाथ लेंथ। एब्जॉर्बेंस हमें यहाँ पे गिवन है 0.31, ठीक है। जो हमारी यहाँ पे एब्जॉर्प्टिव होती है वो हमारी या फिर मोलर एक्सटेंशन होता है वो हमारे यहाँ पे गिवन है, ये हमारा कितना हो गया 6200। कंसंट्रेशन हमें यहाँ पे बतानी है, पाथ लेंथ हमारे पास यहाँ पे गिवन है 1 सेंटीमीटर की। तो यहाँ पे हमारी जो कंसंट्रेशन होगी वो हमारी क्या हो जाएगी 0.31 6200। तो अगर हम यहाँ पे इसको सोल्व करके चले तो ये हमारा क्या हो जाएगा 0.31, यहाँ पे हमारा 0.62, ठीक है। ये हमारे यहाँ पे 4, तो ये हमारे यहाँ पे कैंसिल आउट होके ये हमारा कितना हो जाएगा 0.5, और ये हमारा ऊपर चला जाएगा तो ये -4 हो गया। तो अगर हम यहाँ पे इसको 5 कर देते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा 10 इंटू -5 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये हमारी जो यहाँ पे कंसंट्रेशन आई है ये हमारी किसके अंदर आई है अभी तक, मोलर के अंदर,
ये हमारा मोलर। हमें किस में बताना है यहाँ पे आंसर, माइक्रोमोलर के अंदर। तो अगर हम यहाँ पे 5 इंटू 10-5 मोलर को अगर हम यहाँ पे माइक्रोमोल के अंदर कन्वर्ट करें तो यहाँ पे इसको मल्टीपल कर देंगे 10⁻⁶ के साथ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 5 इंटू 10, ठीक है, ये हमारे कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो यहाँ पे एक ही रहेगी इसकी पावर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 10 ही होगा। तो 5 इंटू 10 हमारा कितना हो गया 50, यानी कि 50 माइक्रोमोलर। तो यही हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन इसके लिए रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, अमंग द रिएजेंट गिवन बिलो विच वन of the combination of reagent will not break the disulfide bond in the immunoglobulin molecule। यहाँ पे हमारे डिफरेंट हमें यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे हमें मॉलिक्यूल गिवन है, और उसमें से हमें यहाँ पे बताना है कि इनमें से हमारा कौन सा कॉम्बिनेशन नोट, यानी कि हमारा यहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड को ब्रेक नहीं करेगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि कौन सा कॉम्बिनेशन हमारा यहाँ पे ब्रेक करेगा, ठीक है, तो इसमें से अगर हम देखें जैसे कि हमारे यहाँ पे जो DTT है और जो हमारे यहाँ पे STS है, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इनके कॉम्बिनेशन को अगर हम यहाँ पे लेके चले तो ये तो हमारा हर बार क्या करेंगे, अगर हमारा क्यू है, ठीक है, और अगर हमारे यहाँ पे जो R है, ठीक है, अगर ये हमारे यहाँ पे रहते हैं तो उस टाइम पे तो हमारे यहाँ पे क्या होगी, जो हमारे यहाँ पे ये जो हमारा कॉम्बिनेशन होगा ये क्या करेगा, इसको हमारा ब्रेक कर देगा डाइसल्फाइड बॉन्ड को, ठीक है। और अगर इनमें से हमारा कोई भी अगर मॉलिक्यूल नहीं होता है तो वहां पे हमारा डाइसल्फाइड बॉन्ड की ब्रेकेज वहां पे नहीं हो पाएगी। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें P और S, अगर हम इन दोनों के कॉम्बिनेशन को यहाँ पे लेके चले, जो हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पे गिवन है, तो अगर हमारा इनका यहाँ पे कॉम्बिनेशन रहेगा तो उस टाइम पे हमारे यहाँ पे जो डाइसल्फाइड बॉन्ड है उसकी हमारे यहाँ पे ब्रेकेज नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो इसीलिए हमारा यही यहाँ पे क्या रहेगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग इल्यूशन कंडीशन गिवन इन द ग्रुप 1 विद द एप्रोप्रिएट क्रोमेटोग्राफी मैट्रिक्स फ्रॉम ग्रुप 2। ग्रुप 1 में हमारे यहाँ पे अलग अलग इल्यूशन कंडीशन में गिवन है, और ग्रुप 2 के अंदर हमारे यहाँ पे जो हमारे अलग अलग क्रोमेटोग्राफी मैट्रिसेस रहते हैं वो हमें यहाँ पे गिवन है, और इनके में यहाँ पे करेक्ट कॉम्बिनेशन को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो फर्स्ट अगर हम यहाँ पे देखते हैं ग्रुप 1 के अंदर इंक्रीजिंग कंसेंट्रेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, अगर हम सोडियम क्लोराइड की यहाँ पे कंसेंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं तो ये जो हमारे यहाँ पे कंडीशन है ये हमारी किसके लिए, किस क्रोमेटोग्राफी के अंदर हमारे यहाँ पे इल्यूशन की तरह काम करती है, जो हमारे यहाँ पे आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी होती है, जिसके अंदर क्या होता है कि ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आयंस में हमारा ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, और ब्रेक होने के बाद ये क्या करेगा, जो हमारे यहाँ पे वॉल्स रहती है, ठीक है, जो हमारा स्टेशनरी फेज होगा उसके अंदर जो हमारे यहाँ पे इन वॉल्स के साथ जो हमारे यहाँ पे मॉलिक्यूल हमारे यहाँ पे अटैच होंगे उनको ये क्या कर देता है, यहाँ पे डिटैच कर देंगे, खुद उनकी जगह यहाँ पे रिप्लेस हो जाएंगे। तो ये हमारा किसके अंदर होगा, जो हमारी आयन एक्सचेंज, और आयन एक्सचेंज अगर हम यहाँ पे देखें तो जो हमारा DAE जो हमारा सिफ्राकाइल होगा ये हमारा किसके अंदर कंज्यूम होते हैं, हमारे जो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी होगी। तो यानी कि जो हमारे यहाँ पे P है वो हमारे यहाँ पे किसके लिए होगा, थर्ड वाले के साथ। और अगर हम यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड को यूज करें तो उस अकॉर्डिंग जो हमारे यहाँ पे फर्स्ट है वही हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाना चाहिए, बाकी तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएंगे, इनकरेक्ट होंगे। उसके बाद अगर हम यहाँ पे क्यू के लिए बात करते हैं, इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ हिस्टिडीन। हिस्टिडीन जैसे कि मैंने आपको एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी के अंदर पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि जो हमारा हिस्टिडीन होता है इसकी हमारी एफिनिटी किसके साथ होती है, निकल के साथ। तो इसका मतलब आपको यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर हम यहाँ पे हिस्टिडीन को यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे जो हमारी क्रोमेटोग्राफी होगी वो हमारी कौन सी होगी, एफिनिटी, और एफिनिटी भी किसके साथ हमारी होगी, यहाँ पे निकल के साथ। तो यानी कि जो हमारा यहाँ पे फोर्थ होगा ये हमारा इसके लिए करेक्ट यहाँ पे पेयर में रहेगा। नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे आता है डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम सल्फेट। जो हमारे यहाँ पे अमोनियम सल्फेट की अगर हम यहाँ पे कंसंट्रेशन को अगर यूज कर रहे हैं डिक्रीज करके इसको, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है कि ये हमारी जो हाइड्रोफोबिक जो हमारे यहाँ पे हाइड्रोफोबिक जो हमारे यहाँ पे क्रोमेटोग्राफी होगी, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी सॉरी जो हमारे यहाँ पे पोलैरिटी क्रोमेटोग्राफी रहती है, तो उसके अंदर हम यहाँ पे इस टेक्निक को यूज करते हैं इल्यूशन की तरह। और ये हमारे यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस में देखें तो जो हमारे यहाँ पे फिनाइल सेफ्रोज होगा ये हमारा इसके साथ यहाँ पे करेक्टली मैच होगा। लास्ट हमारे यहाँ पे है डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे प्रोटॉन्स की अगर हम यहाँ पे कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर रहे हैं तो इससे हमारे यहाँ पे क्या होगा, पीएच हमारे यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। और पीएच का जो हमारा रोल होता है वो हमारा किसके अंदर होता है, क्रोमेटोफोक्सिंग के अंदर, तो यानी किसके साथ हमारे यहाँ पे सेकंड वाला आएगा। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो ए ऑप्शन रहेगा वो हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए न्यूरोट्रांसमीटर। यहाँ पे अलग अलग हमें यहाँ पे गिवन है, उसमें से हमें यहाँ पे उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल यहाँ पे सिलेक्ट करना है जो कि हमारा न्यूरोट्रांसमीटर नहीं होता। तो अगर हम यहाँ पे एड्रेनलिन की बात करें जो कि हमारा एपिनेफ्रिन भी होता है, ठीक है,
तो ये तो हमारे यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर होगा। ग्लूटामेट भी होता है, हिस्टामिन भी होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे हिस्टिडीन की बात करें जो कि हमारा एक अमीनो एसिड है, तो ये तो हमारा किसी न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम नहीं करता। ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा कन्वर्ट होता है हिस्टामिन के अंदर, और तब ये क्या करता है, ये हमारा एक न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम करेगा। लेकिन हिस्टिडीन हमारे यहाँ पे नहीं करेगा, और यही हमें यहाँ पे सिलेक्ट भी करना था, तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो फोर्थ ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन, यही हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, द टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इज मेनली मेडिएटेड बाय। जो हमारी हाइपर सेंसिटिविटी होती है वो हमारे दो टाइप की होती है, एक हमारी होती है यहाँ पे टाइप 1, एक हमारी यहाँ पे होती है टाइप 2। जो हमारे टाइप 1 होती है, इसके लिए हमारे यहाँ पे जो इम्यूनोग्लोबिन हमारे यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होता है वो हमारा कौन सा होता है, IgE। और जो हमारी यहाँ पे सेकंड वाली होती है, इसके लिए हमारे यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबल होंगे वे हमारे कौन से होते हैं, M और G। ठीक है, तो यहाँ पे हमें G तो गिवन नहीं है। ठीक है, तो जो हमारे यहाँ पे M होगा यही हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, which one of the following reaction mechanism drive the conversion of low energy 3-phosphoglyceraldehyde through high energy 1,3-bis-phosphoglycerate। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे अलग अलग हमें यहाँ पे मैकेनिज्म गिवन है, रिएक्शन में यहाँ पे गिवन है, और यहाँ पे हमें उस मैकेनिज्म को सिलेक्ट करना है जो कि हमारा क्या करेगा, जो हमारा यहाँ पे कन्वर्ट करेगा किसको, 3-phosphoglyceraldehyde को किसके अंदर, जो हमारे यहाँ पे 1,3-bis-phosphoglycerate होगा। ठीक है, तो इसके लिए हमारे यहाँ पे क्या होता है कि जब हमारे यहाँ पे इनका कन्वर्जन होता है तो उस टाइम पे हमारे यहाँ पे होता है ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ठीक है, और ऑक्सीडेशन प्रोसेस के साथ हमारे यहाँ पे क्या होता है कि हमारे यहाँ पे एक अनहाइड्राइड बॉन्ड की भी हमारे यहाँ पे फॉर्मेशन होती है। अनहाइड्राइड बॉन्ड यहाँ पे हमारी फॉर्मेशन होगी, जो कि यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन, सॉरी जो हमारे यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे हमें गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन में हमें यहाँ पे विदाउट दिया हुआ है, विदाउट नहीं होगा, यहाँ पे हमारा 1,3-bis-phosphate यानी कि एक फॉस्फेट हमारे यहाँ पे और भी ऐड हो रहा है। ठीक है, और वो हमारा किसके थ्रू होता है, अनहाइड्राइड बॉन्ड के थ्रू। ठीक है, तो यानी कि जो हमारे यहाँ पे बी ऑप्शन होगा वो हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ए हमारा इनकरेक्ट हो गया। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन ये भी इनकरेक्ट हो गया। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलेट तो ये भी हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। तो जो बी ऑप्शन है वो हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, ए पॉलीमरेज रिएक्शन इज कैरिड आउट फॉर 10 साइकिल्स इन ए वॉल्यूम ऑफ 1 ml विद 5 मॉलिक्यूल ऑफ टेम्पलेट डीएनए। यहाँ पे क्या है कि हमारे पास यहाँ पे 1 ml के अंदर हमारे यहाँ पे 5 मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए है। ठीक है, टेम्पलेट डीएनए हो गए। ठीक है, अब उसके बाद क्या किया, इसके अंदर यहाँ पे हमारी 10 साइकिल्स ऑफ पीसीआर हुए। कितने, 10 साइकिल्स हुए। ठीक है, assuming that the efficiency of the reaction is 100%, the number of molecule of DNA present in 100 micromole at the end of the reaction। यहाँ पे हमने 1 ml के अंदर 5 मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए रखे थे, 10 साइकिल हमने यहाँ पे पीसीआर की करवा दिए। तो उसके बाद हमें यहाँ पे बताना है कि जो हमारे यहाँ पे 1 ml था उसमें से अगर हम यहाँ पे 100 माइक्रोलीटर अगर हम यहाँ पे सोल्यूशन को ले रहे हैं तो उसके अंदर हमारे यहाँ पे कितने, हमारे यहाँ पे डीएनए मॉलिक्यूल यहाँ पे इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। तो पहले तो हम यहाँ पे 1 ml के अंदर देख लेते हैं कि हमारे यहाँ पे टोटल जो मॉलिक्यूल हमारे यहाँ पे आ रहे हैं वो हमारे यहाँ पे कितने हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि इनिशियली हमारे 1 ml के अंदर कितने थे, 5 थे। ये तो हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन होगी, और जब यहाँ पे हमने 10 साइकिल ऑफ पीसीआर यहाँ पे रिपीट किए तो हमारी जो कंसंट्रेशन होगी उसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पे 10 रेज़ टू पावर 10 2 रेज़ टू पावर 10 के साथ इसको मल्टीपल कर देंगे। ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 इंटू ये हमारे यहाँ पे हो जाता है 1024, और अगर हम यहाँ पे इसको मल्टीपल करके चले तो ये हमारा हो जाएगा कुछ इसके इक्वल। इतने हमारे यहाँ पे डीएनए मॉलिक्यूल हमारे 1 ml के अंदर प्रेजेंट है। और अगर हम यहाँ पे 1 ml के अंदर इतने हैं तो अगर हम यहाँ पे बात करें 1 माइक्रोलीटर के अंदर तो ये हमारे कितने हो जाएंगे, ये हमारे यहाँ पे हो जाएंगे, इसको 1000 के साथ डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे हमें बताने कितने हैं 100 के लिए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको 100 के साथ इसको मल्टीपल कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा कैंसिल आउट, ये हमारा कितना हो जाएगा 512, यानी कि इतने हमारे यहाँ पे डीएनए मॉलिक्यूल इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 512 हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, द सेकेंडरी स्ट्रक्चर टोपोलॉजी डायग्राम ऑफ 400 अमीनो एसिड लॉन्ग प्रोटीन एक्स इज डिपिक्टेड इन द फिगर। एक हमारे यहाँ पे प्रोटीन स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे गिवन है जिसके अंदर हमारे टोटल जो यहाँ पे अमीनो एसिड है वे हमारे यहाँ पे कितने हो जाते हैं, 400 अमीनो एसिड। ठीक है, 400 हो गए। अब इन्होंने क्या बोला है, द स्टार्ट एंड द एंड अमीनो एसिड रेसिड्यू नंबर ऑफ ईच
अल्फा हेलिक्स आर मार्क्ड। अब इसके अंदर हमारे यहाँ पे कुछ जगह पे हमारे यहाँ पे जो अमीनो एसिड है वो हमारे किसके अंदर यहाँ पे अरेंज है, अल्फा हेलिक्स के अंदर, और उसके यहाँ पे हमें पर्टिकुलर पोजीशन में यहाँ पे गिवन है, जैसे कि 21st अमीनो एसिड से लेके 17th अमीनो एसिड तक जो हमारे यहाँ पे कंफर्मेशन है वो हमारी कैसी है, अल्फा हेलिक्स है। सिमिलर यहाँ पे 225 से लेके 249 तक यहाँ पे हमारे अल्फा हेलिक्स है, और 320 से लेके 324 तक भी हमारे यहाँ पे अल्फा हेलिक्स है। हमें बताना क्या है, द परसेंटेज करेक्ट टू इंटीजर नंबर ऑफ द रेजिड्यू फॉर्मिंग अल्फा हेलिक्स। हमें यहाँ पे बताना है कि इनमें से हमारा जो टोटल यहाँ पे हमारा जो प्रोटीन है उसमें से कितनी हमारे यहाँ पे कंफर्मेशन अल्फा हेलिक्स के अंदर हमारी प्रेजेंट है। तो टोटल हमारे यहाँ पे कितने अमीनो एसिड थे, 400 है। तो जो हमारे अल्फा हेलिक्स के अंदर है ये हमारे टोटल कितने अमीनो एसिड होंगे, अगर मैं इस पर्टिकुलर पोजीशन की यहाँ पे बात करूँ तो ये हमारे यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 50 होंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको यूं नहीं करना है कि 70 माइनस 21 कर दिया, 21 भी जो है ये भी तो हमारे यहाँ पे क्या रहेगा, हमारा अल्फा हेलिक्स के अंदर ही है। तो अगर हम यहाँ पे इससे यहाँ से स्टार्ट करें तो 21, 22, 23, तो इस तरीके से अगर हम 17 तक जाएंगे तो ये हमारे कितने हो जाएंगे, टोटल 50 अमीनो एसिड। ठीक है, और इसके लिए आप यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला अगर हम यूज करना चाहिए तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको हम यहाँ पे एक ऐड करके इसके अंदर 71 माइनस 21 तो ये हमारा कितना हो गया, 50। सिमिलर अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हमारा 245 था, ये 250 सॉरी यहाँ पे हमारा था 249। ठीक है, इसके अंदर हमने एक ऐड किया तो ये हमारा 250 माइनस 225 तो ये हमारा कितना हो गया, 25 हो गए। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये हमारा 324 दिया हुआ है, 325 हमने इसके अंदर एक ऐड कर दिया तो ये हमारा 320 माइनस तो ये हमारे 5, तो टोटल कितने हो गए 50 प्लस 25 प्लस 5 तो ये हमारे कितने हो जाते हैं 80। टोटल 400 में से 80 हमारे कैसे अमीनो एसिड है जो कि हमारे अल्फा हेलिक्स के अंदर प्रेजेंट है, तो ये हमारा कितना परसेंट हो जाएगा, इसको 100 के साथ मल्टीपल तो ये हमारे यहाँ पे हो जाता है 20%। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये 20% हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 18, एन एंजाइम फॉलो माइकलिस मेंटन काइनेटिक्स विद सबस्ट्रेट एस। हमारे यहाँ पे कोई एक एंजाइम है जो कि हमारे यहाँ पे माइकलिस मेंटन काइनेटिक्स को यहाँ फॉलो कर रहा है। द फ्रैक्शन ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी वी मैक्स विल बी ऑब्जर्व्ड विद द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एस इज इक्वल टू 4 km इज। यहाँ पे हमें क्या गिवन है कि हमारे यहाँ पे कोई एंजाइम है जो कि माइकलिस मेंटन इक्वेशन को या फिर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है, और इसके अंदर जो हमारे यहाँ पे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है वो यहाँ पे हमें क्या गिवन है 4 km। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बताना है कि जो हमारे V है, ठीक है, जो हमारे यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे फॉर्मूला होता है ना, V इक्वल टू V मैक्स सबस्ट्रेट डिवाइडेड बाय Km प्लस सबस्ट्रेट। तो यहाँ पे हमें बताना है कि जब हमारे यहाँ पे जो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है वो हमारी 4 km के इक्वल है, तो जो हमारे यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी होगी वो हमारी V मैक्स के कितना प्रोपोर्शन में होगी। ठीक है, द फ्रैक्शन ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी विल बी ऑब्जर्व्ड, यानी कि जो हमारा यहाँ पे V मैक्स है इसका कितना यहाँ पे फ्रैक्शन हमारा जो यहाँ पे वेलोसिटी होगी वो हमारे यहाँ पे प्रेजेंट होगी। तो अगर हम यहाँ पे इसी इक्वेशन को यहाँ पे लेके चले तो V हमारा क्या है यहाँ पे V मैक्स सबस्ट्रेट Km प्लस सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट हमारा किसके इक्वल है 4 km के इक्वल, तो यहाँ पे हमारा ये V मैक्स ये हमारा क्या हो जाएगा सबस्ट्रेट, ये हमारा यहाँ पे हो जाता है मल्टीप्लाई है ये। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे हो गया 4 km डिवाइडेड बाई Km यहाँ पे ऑलरेडी है हमारा, और सबस्ट्रेट हमारा कितना है 4 km है, तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारे यहाँ पे हो गया 4 V मैक्स Km डिवाइडेड बाई 5 km, 4 प्लस 1 5 km हो जाएगा, Km से Km कैंसिल, तो ये हमारा क्या हो गया 4 इंटू 5 V मैक्स। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इस फ्रैक्शन की बात करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा यहाँ पे मैक्सिमम जो हमारे यहाँ पे वेलोसिटी है, ठीक है, उसका कितना फ्रैक्शन होगा, ये हमारे यहाँ पे हो जाएगा 0.8, क्योंकि इसको यहाँ पे अगर हम कैंसिल आउट करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 0.80 या फिर 0.8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हमारी क्या हो जाएगी, जो मैक्सिमम वेलोसिटी है उसका 0.8 हमारे यहाँ पे पहुंच जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 0.8। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, द मास स्पेक्ट्रम ऑफ बेंजोइक एसिड विल जनरेट ए फ्रैगमेंट at the base peak 100% relative abundance of m by z mass to charge ratio at। यहाँ पे हमारा बेंजोइक एसिड में यहाँ पे गिवन है, बेंजोइक एसिड हमारा क्या होता है, ये हमारा बेंजीन और इसके साथ हमारे यहाँ पे C OOH। ठीक है, तो इसका हमने यहाँ पे क्या किया है, इसका हमने मास स्पेक्ट्रम यहाँ पे करवाया। मास स्पेक्ट्रम में अंदर आप यहाँ पे अगर डाटा को देखोगे तो हमें कुछ इस टाइप का हमें यहाँ पे डाटा देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो मैक्सिमम हमारा यहाँ पे जो मोलिकुलर वेट होगा जो हमारे यहाँ पे m/z होता है। ठीक है, ये हमारा क्या पे होगा, ये हमारा जो इसकी जो
टोटल मोलिकुलर वेट होगा। जो हमारे यहाँ पे बेंजोइक एसिड होता है इसका जो मोलिकुलर वेट होता है वो हमारा कितना होता है 122 के इक्वल। तो जो हमारे यहाँ पे सबसे फर्स्ट, अगर हम यहाँ पे लेफ्ट साइड सॉरी राइट साइड से अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं तो यहाँ पे हमारी जो सबसे हाईएस्ट, जो हमारे यहाँ पे मास बाय चार्ज रेशो जो हमारे यहाँ पे पीक आएगी वो हमारी कितनी आएगी 122 की। यहाँ पे मैं पूछा किसके लिए गया है, क्योंकि अगर मैं इसकी यहाँ पे बात करूँ तो ये तो हमारी कितनी हो गई 122 पे हो गई यहाँ पे, तो ये वाली पीक तो, लेकिन हमें यहाँ पे बेस पीक पूछी गई है। बेस पीक का मतलब क्या होता है, जब हमारे यहाँ पे जो रिलेटिव अबंडेंस होगी, रिलेटिव अबंडेंस जो हमारे यहाँ पे वाई एक्सिस होती है ना, उसके अंदर हम यहाँ पे क्या शो करते हैं रिलेटिव अबंडेंस को, यानी कि यहाँ पे हमारा ये मैक्सिमम कितना होता है 100%। ठीक है, ये अगर हम यहाँ पे देखें, ये हमारा जैसे कि हम यहाँ पे सपोज करके चलते हैं ये हमारा 80 के हो गया आसपास हो गया, यहाँ पे हमें गिवन नहीं है ये चीज कि ये हमारा 80 पे ही है, हम यहाँ पे जस्ट इसको एज्यूम कर रहे हैं ताकि हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पे सिंपली हो जाए। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि जब हमारी जो बेस पीक होगी उस टाइम पे हमारी जो मास बाय चार्ज रेशो होगी वो हमारे यहाँ पे कितनी होगी वो हमें यहाँ पे बताना है, यानी कि किस पॉइंट पे जो हमारे यहाँ पे रिलेटिव अबंडेंस या फिर जो हमारे यहाँ पे बेस पीक होगी वो हमारी बेस पीक का मतलब क्या हो गया, जब हमारे यहाँ पे रिलेटिव अबंडेंस कितनी होगी 100%, ये हमारे यहाँ पे जब 100% होगी, ठीक है, तो ये वाली जो पीक आई है ना ये हमारी किस पॉइंट पे आई है ये हमें यहाँ पे बताना है। अब बेस पीक की ना यहाँ पे एक प्रॉपर्टी रहती है कि बेस पीक हमारी उस मॉलिक्यूल की होती है जो कि हमारा जो भी हमें यहाँ पे मॉलिक्यूल गिवन हो उसमें हमारा सबसे ज्यादा क्या हो स्टेबल फॉर्म में हो। ठीक है, जब ये आयनिक फॉर्म जब हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा स्टेबल होगी तो वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगी, हमारे यहाँ पे बेस पीक के इक्वल रहेगी। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं बेंजोइक एसिड के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे जो सबसे ज्यादा स्टेबल हमें यहाँ पे जो फॉर्म देखने को मिलती है तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे ये जो COOH जो हमारे यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है कम्प्लीटली यहाँ से रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे इसको कम्प्लीटली यहाँ पे रिमूव करेंगे तो जो 122 तो यहाँ पे हमारा इसका टोटल मॉलिक्यूलर वेट था, इसमें से हमने क्या किया एक हाइड्रोजन, तो हमारे यहाँ पे क्या हो गया इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा 1 होगा। दो हमने यहाँ पे क्या किया है ऑक्सीजन को, तो ये हमारा 60 × 2 तो ये हमारा 32 हो गया, और एक हमारा यहाँ पे कार्बन, तो यानी कि ये हमारा कितना हो गया 12। तो इतना हमारे यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर वेट है वो हमारे यहाँ से रिमूव हो चुका है इसको स्टेबल करने के लिए, तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 45 के इक्वल होगा। और अगर हम यहाँ पे 122 से 45 अगर हम यहाँ पे माइनस करें तो ये हमारा कितना हो जाएगा 77, यानी कि जो हमारे यहाँ पे बेस पीक होगी, ठीक है, 100% रिलेटिव अबंडेंस वो हमारी किस पे आएगी, जब हमारे यहाँ पे मास बाय चार्ज हमारा कितना होगा यहाँ पे 77, यानी कि यही हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। उसके बाद आज का हमारा यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन आता है, द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी डेल्टा जी वैल्यू ऑफ रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय सीट्रेट लाइएज एंड सीट्रेट सिंथेज आर -670 एंड -8195 कैलोरी पर मोल रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे हमें क्या गिवन है कि हमारे यहाँ पे दो रिएक्शन में गिवन है, एक जैसे कि हमारे यहाँ पे सीट्रेट लाइएज के लिए जो क्या कर रहा है सिट्रेट को यहाँ पे हमारा एसिटेट और एसिटेट के अंदर कन्वर्ट कर रहा है, और यहाँ पे हमारी जो फ्री एनर्जी है वो हमारी कितनी है डेल्टा जी हमारे यहाँ पे इक्वल है -670 कैलोरी पर मोल। सेकंड हमारे यहाँ पे गिवन है एसिटाइल को, ठीक है, और ये हमारा क्या हो रहा है ये हमारा सिट्रेट सिंथेज की प्रेजेंस में ये हमारा क्या कर रहा है ऑक्सैलो एसिटेट और वाटर के साथ यहाँ पे रिएक्ट करके हमारा सिट्रेट प्लस कोए की यहाँ पे फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे हमारी जो फ्री एनर्जी आ रही है ये हमारी किसके इक्वल आ रही है -8192 कैलोरी पर मोल के इक्वल। यहाँ पे हमें बताना क्या है द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी इन कैलोरी पर मोल, जो कि हम यहाँ पे गिवन भी है उसी यूनिट के अंदर, ऑफ एसिटाइल कोए हाइड्रोलिसिस। जो हमारे यहाँ पे एसिटाइल कोए की हाइड्रोलिसिस हुई है तो उस टाइम पे जो हमारे यहाँ पे स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी है वो हमारे यहाँ पे कितनी रहेगी वो हमें यहाँ पे बताना है। तो अगर हम यहाँ पे एसिटाइल कोए का अगर हम यहाँ पे हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो उसके लिए हमें यहाँ पे ऑक्सैलो एसिटेट की भी जरूरत पड़ेगी, और इसकी फॉर्मेशन के लिए हमारे यहाँ पे जो फ्री एनर्जी थी वो हमारी कितनी थी -670 थी। तो अगर हम यहाँ पे एसिटाइल कोए की अगर हम यहाँ पे इसकी हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं तो उसके अंदर हमारा क्या होगा कि इसकी जो फ्री एनर्जी है जो कि एसिटाइल कोए की हाइड्रोलिसिस की खुद की जो यहाँ पे फ्री एनर्जी होगी, और जो 670 यहाँ पे हमारा जो ऑक्सैलो एसिटेट आया है उसकी जो फ्री एनर्जी है इन दोनों को हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा ऐड करना पड़ेगा। तो जो यहाँ पे फ्री एनर्जी टोटल होगा वो हमारा क्या हो जाएगा डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2। G1 हमारे यहाँ पे कितना था -670 था, जो हमारे यहाँ पे G2 था वो हमारा कितना है -8192 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा -670 -8192। तो अगर हम यहाँ पे इसको ऐड करके चले तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये हमारे यहाँ पे 6 हो गया, ये हमारे यहाँ पे 8 और ये भी हमारा 8, तो यानी कि 8 माइनस, ठीक है, ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा टोटल जो हमारे यहाँ पे आंसर आएगा -8862 कैलोरी पर मोल। ठीक है, ये हमारा कैलोरी पर मोल हो जाएगा।
तो ये हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हमारे यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हमारी यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और गेट लाइफ साइंस से रिलेटेड इसी तरह की इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।